जय हिंद दोस्तों। आखिर हम सभी भारतीयों के लिए वो खुशी का पल आ ही चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफली लैंडिंग कर ली है और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों को ढेर सारी बधाई। बिकॉज दोस्तों इसरो के साइंटिस्टों ने वो करके दिखा दिया है जो पूरी दुनिया आज तक नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे एक सेफ लैंडिंग कराई है अपने शोध कार्यों को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 की इस सेफ लैंडिंग की सक्सेस के पीछे की कहानी को समझना जरूरी है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की यात्रा को किन चरणों में पूरा किया। तो जानेंगे इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहे इस वीडियो में। पहले स्टेप में दोस्तों जानते हैं कि जब रॉकेट को लॉन्च किया गया था तब इसकी स्पीड 1627 किलोमीटर पर आवर रखी गई थी और इस स्पीड के साथ रॉकेट 45 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाता है। 45 किलोमीटर की दूरी के बाद रॉकेट के लिक्विड इंजन को स्टार्ट किया जाता है और इस इंजन की वजह से रॉकेट की जो स्पीड है 6437 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है। अगले स्टेप में दोस्तों रॉकेट के बूस्टर रॉकेट को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है जिससे मेन रॉकेट का जो वजन है वो कम हो जाता है और रॉकेट की स्पीड बढ़कर हो जाती है 7000 किलोमीटर पर आवर। फिर रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट किया जाता है जिससे रॉकेट की स्पीड 16000 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है। अगले स्टेप में रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन को भी बंद किया जाता है और उसको मेन रॉकेट से अलग किया जाता है। जब क्रायोजेनिक इंजन अलग होता है तब रॉकेट की स्पीड होती है 36908 किलोमीटर पर आवर। क्रायोजेनिक इंजन जब अलग हो जाता है तब चंद्रयान 3 पृथ्वी के ही चक्कर काट रहा होता है 36908 किलोमीटर पर आवर से लेके 40320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। दोस्तों 1 अगस्त को चंद्रयान को चंद्रमा की ओर मोड़ा जाता है और 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इस तरीके से क्रमशः उसको दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है। 20 अगस्त 2023 को चंद्रयान 5वीं ऑर्बिट यानी कि लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पे चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग करा दी जाती है और इस लैंडिंग के बाद रोवर को निकाला जाता है जिसका नाम है प्रज्ञान और यही प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पे शोध कार्य करेगा। दोस्तों इस सक्सेस के बाद अब आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि पहला सवाल कि चंद्रयान 3 को आखिर लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों चंद्रयान 3 में 3 मुख्य पार्ट हैं। पहला है प्रोपल्जन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर जिसका नाम विक्रम है और तीसरा है रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है। दोस्तों इन तीनों पार्ट्स में इसरो के साइंटिस्टों ने कुछ सेंसर्स और डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं जिनको हम पेलोड्स बोलते हैं। कुल 7 पेलोड्स लगाए गए हैं चंद्रयान 3 में। 4 पेलोड्स लैंडर में लगाए गए हैं यानी कि विक्रम में लगाए गए हैं, 2 पेलोड रोवर में लगाए गए हैं और 1 पेलोड प्रोपल्जन मॉड्यूल में लगाया गया है। इनके काम को समझ लेते हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ पे जो लैंडर पार्ट है उसमें 4 पेलोड्स लगाए गए हैं जिसमें पहले पेलोड का काम ये होगा कि वो चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। दूसरा जो पेलोड है वह चंद्रमा की सतह पे कहीं भूकंप की हरकतें तो नहीं है या कहीं भूकंप तरंगे मिलने की संभावना तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करेगा। तीसरा जो पेलोड है वो चंद्रमा के सतह के तापमान का मेजरमेंट करेगा और चौथा पेलोड का काम होगा मून के डायनेमिक्स को समझना, यानी कि दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के किस तरीके से चक्कर काटता है और चंद्रमा किस तरीके से सुपर मून और ब्लू मून जैसे अद्भुत फिनोमेना को देता है। दोस्तों अब अगर हम रोवर के पेलोड्स की बात करें तो उनमें से पहला जो पेलोड है वह चंद्रमा के सतह में मौजूद जो चट्टाने हैं उन चट्टानों में किस तरीके के मिनरल्स मिलने की संभावना है। जैसे कि हम मैग्नीशियम की बात करें, आयरन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो क्या ये वहां पे मौजूद हैं या नहीं है, जो पेलोड है वो जरूर वहां पे डिटेक्ट कर पाएगा। और दोस्तों रोवर का जो दूसरा पेलोड है वह यह बताएगा कि चंद्रमा पे या चंद्रमा की मिट्टी में बाकी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, खासतौर पे वो एलिमेंट्स जो पृथ्वी पे मौजूद हैं
और वो जीवन की उत्पत्ति के लिए सहायक हैं। अब बात करते हैं प्रोपल्जन मॉड्यूल में उपस्थित पेलोड की। तो प्रोपल्जन मॉड्यूल में जो पेलोड है वह ये बताएगा जीवन वाले ग्रह से किस तरीके से रेडिएशन निकलती है और बाकी के जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनसे किस तरीके के रेडिएशंस निकलती हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर किस तरीके से इसरो के साइंटिस्टों को जानकारी देंगे। समझिए यहाँ पे फटाफट, जो रोवर है वो लैंडर के सिग्नल से काम करेगा, लैंडर ही उसको कमांड भेजेगा और लैंडर को कमांड इसरो के साइंटिस्टों के द्वारा भेजी जाएगी। इसरो के साइंटिस्ट डायरेक्टली लैंडर से कांटेक्ट कर सकते हैं या लैंडर डायरेक्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन को भेज सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे इसरो के साइंटिस्टों ने एक इमरजेंसी प्लान भी रखा हुआ है कि अगर लैंडर यहाँ पे विफल होता है इंफॉर्मेशन देने में कि रोवर जो है अपने सिग्नल को चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, साइंटिस्टों ने इसी ऑर्बिटर को अपने इमरजेंसी प्लान में रखा है कि रोवर इस ऑर्बिटर से कनेक्ट कर सकता है या इसको इंफॉर्मेशन भेज सकता है और फिर ऑर्बिटर अपनी इस जानकारी को इसरो के साइंटिस्टों को या इसरो के सेंटर्स में भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, तो इस तरीके से जानकारी को शेयर कर लिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 ने इतने लंबे दिनों का सफर क्यों तय किया, जबकि अगर अपोलो 11 मिशन पहली बार चंद्रमा पे किसी मानव को भेजा गया था। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग आप सभी जानते हैं। इस यान ने मात्र 4 दिन की यात्रा करके चंद्रमा तक अपनी दूरी को कवर कर लिया था। लेकिन आखिर यहाँ पे चंद्रयान 3 को 40 दिन की यात्रा तय क्यों करनी पड़ती है? तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि यहाँ पे चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए जिस पाथ का इस्तेमाल करना पड़ा, लूनर पाथ को इसने फॉलो किया, जबकि अपोलो 11 और लूना जैसे मिशन ने डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल किया। लेकिन चंद्रयान 3 में ऐसा नहीं किया गया, बिकॉज रॉकेट में ईंधन की खपत को कम करने के लिए इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो चंद्रयान है उसे चंद्रमा की ग्रेविटी का भी फायदा मिल जाएगा और फ्यूल की बचत होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे चंद्रयान 3 ने सफलता की कहानी को रचा। आप सबको एक बार ढेर सारी फिर से बधाई और उम्मीद करिए कि इसरो इसी तरीके से कारनामे कर करके भारत को गौरवान्वित करता है। थैंक यू वेरी मच।